अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसमें हमने बात करनी है सेहत और फिटनेस के हवाले से। और आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो कि शायद हर किसी के घर में मौजूद तो है, लेकिन उससे इस्तेफादा कोई ही उठा सकता है। एलोवेरा विटामिन्स और मिनरल्स का पावर हाउस एलोवेरा को कहा जाता है। हमें जनरली ये तो सुनने को मिलता होगा कि एलोवेरा बहुत सी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है और ये इंसानी स्किन के लिए भी बहुत मुआवन साबित हो रही है। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि एलोवेरा लगाने से ज्यादा खाने में मुफीद साबित होती है और ये जड़ी बूटी तिब्बी फवाइद से माला माल है। ऐसा भी कहा और माना जाता है कि जो मिस्र की मलका थी क्लोपेत्रा बेहतर सेहत और अपनी खूबसूरती बरकरार रखने की गर्ज से जो एलोवेरा क्रीम का इस्तेमाल करती थी और ज़माने कदीम में मिस्र के लोग एलोवेरा को बतौर खुराक इस्तेमाल किया करते थे। और इस पर यकीन करना मुश्किल मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसके बहुत से फायदे हैं, जिनमें से एक जोड़ों के दर्द से निजात भी है। तो ये ओवरऑल सेहत के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो एलोवेरा का इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, पूरी बॉडी के लिए किस तरह मुफीद साबित हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इरम नईम साहिबा मौजूद हैं, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट हैं। इरम साहिबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है जी बिल्कुल। आज इरम साहिबा हमने बात करनी है एलोवेरा के हवाले से कि बहुत उसका सुनने को मिलता है कि एलोवेरा बड़ी अच्छी है हमारी सेहत के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बड़ी अच्छी साबित होती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें मौजूद हैं जिनको सीक्रेट कह ले के इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है या सीक्रेट एजेंट्स हैं जो हमारे लिए बड़े अच्छे हैं? देखिए, हम सुनते तो बहुत कुछ हैं लेकिन अपने ऊपर हम उसको अप्लाई नहीं करते, हम खाते हुए झिझकते हैं या हम उसके लिए टाइम नहीं निकालते। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एलोवेरा जो है इसमें इससे एलर्जी भी होती है। जैसे बहुत से पौधों की लोगों को एलर्जी होती है, फूलों की एलर्जी होती है, पोलन की होती है। इसी तरह एलोवेरा आप सबसे पहले अपने लिए टेस्ट कर लें। स्किन पे लगाने से पहले आपने जब फेस पे लगाना है या आपने बॉडी के किसी पोर्शन पे लगाना है तो उसको आप अपनी कोहनी के पास रगड़ के देख लें। अगर वहाँ पे रैश होता हो या रेडनेस आती हो या दाने आ जाते हो तो इसका मतलब है इससे आपको एलर्जी है। क्योंकि ये कोहनी के पास का एरिया हमारा टेस्टिंग के लिए बेस्ट एरिया होता है, इसमें जल्दी और सबसे सेंसिटिव एरिया होता है हमारी बॉडी का। इसलिए फिर मुझे भी लगता है कि मैं भी जब एलोवेरा लगाती हूँ ना, मैंने 2-3 दफा एलोवेरा लगाया अपनी स्किन के ऊपर, तो मुझे उसके बाद फौरन से रिएक्शन हो जाता है और पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए फिर हम ये कहते हैं कि बहुत से लोग चाहते हैं, बच्चियां या लड़के अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, हम कहते हैं कि इसको आप किसी कम क्वांटिटी में किसी और चीज के साथ मिक्स करके लगा लें। जैसे ये जो जेली होती है, पेट्रोलियम जेली है या कोई इस तरह से प्रोडक्ट है उसमें जिसमें कोई खुशबू नहीं, कोई इसका वो नहीं, उसमें मिक्स करके लगा रहे हैं। क्योंकि एलोवेरा इटसेल्फ इसमें कोई खुशबू नहीं है, कोई किसी किस्म का खास जायका भी नहीं है। तो इससे हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको जैसे पुराने जमाने की बात कर रही थी क्लोपेट्रा की और इस दौर की, तो वहां से लेके आज तक आपको पुरानी बुक्स में इनका बहुत जिक्र बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम सबसे पहले बताती चलूं कि हमने बालों पे, जैसे कि आजकल अब सर्दियां भी हैं, ड्राइनेस होगी और बाल गिरते भी हैं लोगों के ज़्यादा तेज़ी से, और पतझड़ आता है तो फिर हमारे बाल सर पे भी पतझड़ आता है। तो वो उसी तरह बाल गिरते हैं। तो उसके लिए एक ऐसा है कि आप जैसे जो ऑयल आपको, जैसे कोकोनट है या आप सरसों का तेल ले लें, उसमें आपने कलौंजी थोड़ी सी डालनी है, थोड़ी सी मेथरे डालें, 1-1 टीस्पून डालें। अगर 2 कप आपके पास ऑयल है उसमें 1 टीस्पून मेथरे, 1 टीस्पून कलौंजी और आधा कप एलोवेरा का कश करके डाल लें। क्योंकि एलोवेरा को जब आप काटते हैं तो अंदर से एक जेल निकलती है, सॉलिड सी जेल होती है, बिल्कुल जेली की तरह। उसको आप चमचे से निकाल के 1 कप करके उसमें डाल के 2-4 उबाले दे लें। जो एलोवेरा ये फ्रेश होनी चाहिए, ये दूसरे वाली नहीं होनी चाहिए जो हमें प्रोसेस वाली मिलती है। मार्केट वाली प्रोसेस में आ जाती है क्योंकि उसे प्रिजर्व करते हैं। एग्जैक्टली। अब जब हम पका लेंगे ना तो ये एक तरह से प्रिजर्वर में आ जाएगी, फिर कुछ दिन हम इसको रख सकते हैं। लेकिन आप खाली एलोवेरा की जेल को आम बर्तन में बाहर नहीं रख सकते, इसको ज़रूरी है फ्रिज में रखा जाए या फ्रीज कर लिया जाए। अब क्योंकि एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत होता है, लोग चाहते हैं, जिनके घर पे नहीं होती वो कहीं से लाते हैं, तो उसके स्लाइस
काट के ठीक है। अंदर से गूदा निकाल के उसे फ्रीज में रख लेते ओके। हैं, तो फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। ये तो बालों के लिए है कि नहाने अच्छा, से ये पहले ऑयल लगा लें, लगा हाँ। लें, सर वॉश, हर इसमें वॉश से से 3 पहले। चीजें चाहिए, एलोवेरा चाहिए हमें, कलौंजी चाहिए और मेथरे चाहिए, ठीक और है। ये एक आपका बेस्ट ऑयल होगा। ओके। एलोवेरा एक्चुअली मॉइस्चर देता है, इससे जो नमी होती है बालों में रह जाती है, ड्राइनेस खत्म करता है। ओके, और तो वैसे भी सर्दियों में बहुत जी, ज्यादा ड्राइनेस और ड्राइनेस बाल भी ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ये इसी हिसाब से मैं ठीक है, आपको, और हम चलो। हीटर के सामने भी बैठते हैं तो उस वजह से भी हमारे ड्राइनेस बॉडी में आती है। इसी तरह जब हम आते हैं एलोवेरा खाने के लिए, अच्छा अभी हम ब्यूटी का बता दूं, जैसे फेस पे लगाना चाहते हैं तो किसी भी आप अपने फेस वॉश के साथ यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा, जो आप फेस वॉश सुबह आप अपने हाथ पे डालते हैं निकालने के लिए, साथ ही आप एलोवेरा जेल भी उसमें मिक्स करें और फेस वॉश पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप एक आप स्प्रे बना के फ्रिज में रख सकते हैं अपने फ्रेश स्किन करने के लिए, जिसमें कुछ एलोवेरा के चंक्स डाल दें, उसी में आप थोड़ा सा खीरा डाल दें, एक लीमू डाल दें। अच्छा। और इसको आप ये बड़ा अच्छा टोनर तैयार हो जाता है, इसको आप फिर फ्रिज में रख लें। सही। तो ये आप स्प्रे करें और इसमें अगर चाहे तो गुलाब का अरक भी डाल सकते हैं, जो मजीद आपके चेहरे को बेहतर करता है, और दाने, एक्नी और ये ड्राइनेस और जो कैल्शियम के जो निशान चेहरे पे पड़ जाते हैं और जाते नहीं है, आपकी कैल्शियम पूरी भी हो जाए तो चेहरे से बाजुकात वो निशान सफेद रंग के होते हैं, डॉट्स वो जाते नहीं, इससे वो चले जाते हैं। इंशाल्लाह अगर आप अच्छी नीयत से करेंगे तो जरूर इफेक्टिव होता है। अच्छा, ये हो गया आपके। लेकिन ये जो टोनर आप बता रही हैं, ये हम कितनी देर यूज कर सकते हैं? ये आप देखिए, आपको फ्रिज में रखना होगा, तो आप डेली आप जैसे आप पानी के लिए किसी चीज के लिए फ्रिज खोलते हैं, स्प्रे कर लें और आप फ्रेश रहते हैं। रात को सोने से पहले कर लें, सुबह आप तैयार होने से पहले, जैसा कि आप लोग मेकअप करते हो तो मेकअप से पहले कर लें, हाँ, तो आपकी स्किन पे एक कवर आ जाएगा जो मेकअप का असर तो नहीं जिनको होता। जो मेरे जैसे जिनकी स्किन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, रिएक्ट कर रही है, तो उनके लिए क्या जब हमने इसमें लीमू डाला है और इसके साथ हमने थोड़ा सा खीरा भी रखा है, तो ये चीजें और कम मिकदार में डाल लें, तो आपको मॉइस्चर देगा, ये जरूर आपको नमी रहेगी आपके चेहरे पे, और बाकी चीजें ज्यादा असर, मतलब जिनके रिएक्ट करती है स्किन, वो डायरेक्ट ना अप्लाई करें, उसको किसी के साथ मिक्स करके कॉम्बिनेशन उसका बना के करें। ये जब बर्न हो जाता है ना, उसके ऊपर भी लगाया जाता है कि जल्दी से आप उसको लगा लें, तो वो जो बबल्स बन जाते हैं वो बनने रुक जाते हैं, रेडनेस खत्म होने होती है और वैसे भी सूदिंग हो जाता है, एकदम से फर्क। इसी तरह आपको बताऊं कि दांतों के लिए, जैसे मुंह में जख्म होते हैं, बार बार लोगों को अल्सर होता है, मुंह में दाने निकल आते हैं और समझ नहीं आती क्या करें, उसके लिए इसके गागल्स बहुत अच्छा है। अगर किसी को सूट करता हो तो 1 टेबल स्पून आप एक गिलास में मिक्स करें, सही ब्लेंड करके रखा हो, वो उससे आप गागल करें तो मुंह में जो होते हैं दाने हों या अल्सर बने हों, जो जख्म हो, तो वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो जिस तरह से बहुत से ऐसे आजकल हम लोग दवाइयाँ, मेडिसिन इतनी ज़्यादा ले रहे हैं कोविड के बाद भी, और उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम तो उसके लिए ये बेस्ट है कि आप एक दफ़ा दिन में इसके गागल कर ले, और उससे आपके अच्छा आपके जो सुबह उठ के जब आप गागल करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। सही, तो उसमें जो रात की से आपके प्लेक बनी हुई होती है वो उतर निकल जाती है और वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा इल्म साहब, जैसे मैं बात करी थी कि खाने में भी बहुत सारे लोग जो है ना इसका इस्तेमाल करते हैं, पकाते भी हैं इसे, तो उसके क्या क्या फायदे हैं? देखिए, पहले जमाने में हम जब बात करते हैं तो जोड़ों की दर्दें इस तरह नहीं थी, हमने इन चीजों को छोड़ा, अपने ऑर्गेनिक फूड को हमने अलहदा करके हम सिंथेटिक पे आए, तो उस वक्त से ये चीजें ज्यादा होना शुरू हुई। और इस जो 2022 का जो हमें गिफ्ट मिला है वो बहुत सी बीमारियों के साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें अब जब कोविड के बाद और डेंगू के बाद जो वीकनेस होती है उससे हमें जोड़ों की दर्दें, कैल्शियम का कम होना और बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। तो एलोवेरा अगर आपको किसी को भी सूट कर जाता हो, दी बेस्ट चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको हड्डियों के हिसाब से बता दूं कि इसके लिए एक हलवा टाइप बना सकते हैं। अच्छा। इसको आप स्लाइस करके इसके अंदर से, इसके ग्रीन पोर्शन नहीं लेना आपने, सिर्फ अंदर से गूदा जो होता है वो ही जेल लेना टाइप जो है, जेल है। उसको आप थोड़ा सा आप जैसे 1.5 कप आप पकना रख दें, उसमें आप थोड़ा सा चीनी डाल दें। अच्छा। डालना चाहते हो या उसको वैसे ही पका लें और कम कर लें, और उसमें दूध डाल के
आप खा सकते हैं, आप उसमें टोस्ट पे लगा लें, जैम की तरह कर लें, किसी तरह भी उसको एक दफ़ा पकाना ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि अगर उसमें कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीज़ है या बाहर से हम लाए हैं तो वो ख़त्म हो जाए। दूसरा, इसी तरह हम करेले के साथ बनाते हैं जो हमें शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो जब आप करेले कोई शुगर पेशेंट अपने लिए जैसे वो कम ऑयल में बनाते हैं तो आजकल एयर फ्राई है, उसमें भी आप करेले बना लेते हैं। मैं तो उसमें भी तैयार करती हूँ बगैर ऑयल के बनाने हूँ। तो उसमें जब आप करेले बना चुके हो तो लास्ट में आपने 1 कप एलोवेरा के चंक डाल देने, मिक्स करने, तो वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने क्या खाया। अच्छा। और उसका अफादियत अपनी जगह रह जाती है। इसी तरह हम जब पंजीरी की बात करते हैं सर्दियों में अपनी हड्डियों के लिए, तो उसमें भी एलोवेरा बहुत ज़रूरी होता है। आप जब पंजीरी बनाएं, जैसे से बादाम, चारों मगज़ और चारों गोंद और इन चीज़ों को मिक्स करते हैं, एक कप लेके मिकदार में आप उसको ग्राइंड करके रख लें और एलोवेरा जेल को आप अलहदा से पका के उसमें इंस्टेंट मिक्स करके आपने खाना है वो। अच्छा। इंस्टेंट जब भी आप बना रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं दूध में डालने के लिए, तब उसके अंदर डालिए एलोवेरा। ठीक है, जरूर जरूर। तो ये एलोवेरा के फवाइद हैं जनाब, जिनके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि एक तो बालों के हवाले से बड़ा अच्छा है, स्किन के हवाले से बड़ा अच्छा है, और दूसरा कि आप अगर उसको खाएंगे, अपने खाने में डाल के पका के खाएंगे तो उसके लिए भी वो बहुत अच्छा है, खासतौर पर हमारी हड्डियों के लिए वो बहुत अच्छा है। और इसी तरह एलोवेरा के जो है ये एंटी सेप्टिक भी है, आपके मतलब पेट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आप इसके चंक काट के एक जग में रख दें। ठीक है। 4 गिलास आपका पानी हो और उसमें 1 कप के करीब आप इसके चंक डाल के रख दें। वो पानी आप आस्ता आस्ता पिए। अच्छा, लेकिन आपने एक जग एक वक्त में नहीं पीना, आराम आराम से आप मुख्तलिफ वक्तों पे ये पिए। और पहले आप जैसे पहले दिन आपने 1 गिलास पीना है। अच्छा। देखें आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, किस तरह से कर रहा है, फिर आप उसको रेगुलर कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारे पेट गट में या पेट के अंदर कहीं भी जो बैक्टीरिया है या कोई प्रॉब्लम्स होती है बार बार, जिनको मोशन लग जाते हैं और जिन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए दी बेस्ट है। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको खाना, इसको आप इसके चंक्स आप वैसे भी खा सकते हैं, चम्मच से लेके आप पानी के साथ पी सकते हैं। अच्छा। ले सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपकी वो मेडिसिन, या आप जो आदी हो जाते हैं मेडिसिन खाने के पेट की बीमारियों के लिए, उससे आप बचत हो जाती है। इसी तरह आप प्याज का पानी 4 गिलास पानी लें, उसमें 1 प्याज काट के उबाला दें। जब वो पानी उबल जाए और अच्छा सा उबल रहा होता है 1-1.5 मिनट, तो उसमें आप पुदीना डाल दें, साथ थोड़ी सी इलायची डाल दें और साथ एलोवेरा डालें। तो ये बेस्ट आपके लिए एक समझे मेडिकल टाइप का आपका ये पानी बन जाएगा, कहवा बन जाएगा, जो आप ये पीना है। हाँ। और इससे डाइट आपके वेट भी कम होता है, जिन लोगों ने वेट कम करना है, और डाइट भी आपकी हजम होती है। ये कई तरह से बेनिफिट देता है आपके स्टमक की बीमारियों मतलब ये के लिए। हर लिहाज से बेनिफिशियल है। एलोवेरा जो है वो हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमारी गट जो हमारी वो होती है उसके लिए बड़ा अच्छा है। तो ये आप लोग इसका इस्तेमाल करें, लेकिन जिनको रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली अपने स्किन के ऊपर अप्लाई ना करें, जिस तरह मैंने बात की है। जिस तरह से रिएक्शन है वो किसी भी आपको चीज से हो सकता है। बिल्कुल, उससे पहले उसको टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि वो ज्यादा इन्फेक्शन ना हो जाए, रिएक्शन ना हो जाए। इरम नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया मैडम कि आप यहाँ पर आई, और एलोवेरा के हवाले से जनाब हम बात करते हैं, उसके फवाइद के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम
बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से, तो मुल्क की मौशी सूरत हाल किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान की किस तरह की सूरत हाल चल रही है, और यहाँ पर तो बहुत से लोग शिकायत करते हैं टैक्स के हवाले से कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनका एक बड़ा अहम किरदार है हमारी मैशियत में, उसको संभालने में, कि वो वहाँ से जब यहाँ पर पैसे भेजते हैं, टैक्स भी अदा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब उन्होंने प्रॉपर्टी लेनी होती है, कोई चीज़ ख़रीदनी होती है पाकिस्तान में, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टैक्स के हवाले से FBI उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमें तो पता है यहाँ पे कि इंसाफ हमें कितनी जल्दी मिलता है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसी चीज़ की शिकायत करते हैं कि जनाब हमारी कोई दादरसी करने वाला नहीं है, हमारी कंप्लेंट्स हम किनको जाके बताएं, हम इंसाफ किन से मांगेंगे। तो उनके लिए अब एक अलग से इदारा बना दिया गया है ओवरसीज़ की जितनी भी मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए, और टाइमली हल करने के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट हल करने के लिए। तो आज उसी पर हम बात करेंगे कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के टैक्स के हवाले से किन किन चीज़ों को मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, किस तरह उनको हल किया जा सकता है, फाइलर नॉन फाइलर किस तरह उनमें आया जा सकता है। हमारे साथ जनाब अलमास अली जुविंदा साहब मौजूद हैं जो कि एडवाइज़र लीगल हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वफाकी मोहतसब है। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से हम बात करेंगे, ख़ास तौर पर आप उनके लीगल एडवाइज़र आप कह सकते हैं। तो क्या क्या, सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्या क्या मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ सकता है जो बाहर हमारे पाकिस्तानी बहन भाई वहाँ पर रह रहे हैं टैक्स के हवाले से? मेरे पास सबसे पहले तो ये है कि हम हमेशा अपनी इकॉनमी की आपने बात की कि हालात ख़राब हैं, तो उस इकॉनमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा और कंट्रीब्यूशन ओवरसीज पाकिस्तान का है जो उनकी रेमिटेंस आती है। फिर हमारी कोशिश ये होती है, और हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके सेटल डाउन हो, यहाँ पे बिजनेस करें, क्योंकि ये रिसोर्सफुल लोग हैं, और जब ये बाहर जाते हैं इनके पास इन्वेस्टमेंट है और कैपिटल है। जब वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ के हालात आप देखते हैं, तो अक्सर आपने ये कहानी सुनी हुई होगी कि मैं पाकिस्तान आया, 6 महीने रहा और फिर भाग गया और मैंने कानों को हाथ लगा लिया कि दोबारा पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। है क्या? हमारे यहाँ पे सिस्टम जो है वो कंड्यूसिव नहीं है, और उसमें उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये है कि जब ये बाहर से लोग आते हैं, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, लोगों से मोहब्बत है, वापस आके अपनी मट्टी में लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन जब यहाँ पे टैक्स वाले उनको तंग करना शुरू कर देते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किलात होती हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग हैं जो कि फैमिली को विजिट करने के लिए आए होते हैं, उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, 15 दिन 20 दिन, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं होता। उन्होंने अपने मामलात 15 से 20 दिन के अंदर हल करने होते हैं। अच्छा, सबसे पहली मुश्किल कहाँ होती है? जब वो एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो कस्टम वालों को पता चल जाता है कि ये कोई बाहर से आया हुआ है, तो कस्टम वाले उनको तंग करते हैं। तो पहली हर्डल और रुकावट जो है जहां पे उनका मूड खराब हो जाता है वो एयरपोर्ट से शुरू होता है विद द कस्टम अथॉरिटीज। दूसरा ये है कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, बेचनी होती है, प्लॉट खरीदते हैं, घर गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ी लेते हैं, इन तमाम पे फिर जो दूसरा FBI का विंग है जिसे हम IRS कहते हैं, इनकम टैक्स है, उनकी डोमेन शुरू हो जाती है, और फिर वो इनको नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं, कहाँ से पैसे आए, कितने पैसे थे, ये आपने जो स्टैम्प पेपर खरीदा इस पे ड्यूटी इतनी पे की, कहाँ। ये वो सारा रन अराउंड है जो उनके लिए बहुत मुश्किलात क्रिएट करता है। ये वो लोग हैं जो एक सिस्टम के तहत उन्होंने एक अपना वक्त गुजारा होता है, और जब यहाँ पे आपको नोटिस आते हैं, एक दिन के अंदर नोटिस आ जाता है कि जी कल आपने फलान डिप्टी कमिश्नर के पास पेश होना है, और फिर अगले दिन उस पर फैसला भी हो जाता है, आपको सुनवाई के लिए टाइम नहीं दिया जाता। ये तमाम चीजें जो हैं इसे हम कहते हैं मेल एडमिनिस्ट्रेशन। FBI के ऑफिसर्स जब आपको तंग करते हैं, मल्टीपल नोटिस देते हैं, कानून के मुताबिक और प्रोसीजर के मुताबिक फैसले नहीं करते, आपको एक प्रॉपर टाइम पीरियड नहीं दिया जाता जिसमें आपने अगर कोई नोटिस आपको भेजा गया है तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर सके। ये तमाम चीजें काउंटर करने के लिए फिर लोग परेशान होते हैं कि कहाँ जाए। एक तरीकाकार ये है कि FBI के अंदर जो लोग आपको तंग करें उससे जो ऊपर ऑफिसर हैं वहां पे जाके कंप्लेंट करें, लेकिन वो तो उनका अपना सिस्टम है। कैसे जा सकते हैं? मुश्किल है। आप यहाँ पे हमारे पास लोग आए, उन्होंने कहा कि जी हम फलां कमिश्नर या कलेक्टर से मिलने के लिए गए,
और 6-6 घंटे बाहर हमें बैठा दिया गया और हमारा मौका ही नहीं आया। एग्जैक्टली। यहाँ पे जो फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन है उसमें ये कहा गया कि आप हमारे से राब्ता करें और हमें पहुंचने के लिए बड़ा आसान है। आप हमें एक सादा कागज पे अपनी कंप्लेंट भिजवा सकते हैं। आप गूगल करें, FTO करें, फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन करें, तो आपको हमारा वेब पेज मिल जाएगा। उस पे जाके हमें आप कंप्लेंट का एक बकायदा एक पोर्टल बना हुआ है, वहां पे जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दें। आप व्हाट्सएप पे हमें कंप्लेंट भेज दें। आप हमारी ऐप डाउनलोड करके उसमें कंप्लेंट कर दें। द मोमेंट यू सेंड अस अ कंप्लेंट कि जी मैं पाकिस्तान आया, मुझे इस कस्टम वाले ने या इस इनकम टैक्स वाले ने मुझे तंग करना शुरू किया और मुझे लगता ये है कि ये कानून को बाईपास कर रहा है या कानून के मुताबिक या प्रोसीजर रूटीन के जो उसको फॉलो नहीं कर रहा और इसका मकसद मुझे रिश्वत लेना है, इसका मकसद मुझे तंग करना है, लिहाजा आप देखें। अब हमने क्या किया है कि हमारे यहाँ पे में जो मजे की बात है वो ये है कि पाकिस्तान का हर कानून जो है, हर अदालत में एक स्टिपुलेटेड टाइम है कि आपने इतने टाइम में उसको फैसला सुनाना कभी नहीं हुआ। हमारे आप ये देखेंगे अदालतों में, ये तो कह रही हूँ कि हमें तो पता है कि यहाँ पे इंसाफ कितनी जल्दी मिलता है, वही मसला वो जो आपने सरकास्टिकली कहा था मैं समझ गया। अच्छा, होता ये है कि कहा ये जाता है कि आपने ये 6 महीने के अंदर फैसला देना है, वो 6 महीने 10 साल में नहीं आते। हमारे यहाँ पे स्टिपुलेटेड टाइम जो हमारे ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है वो है 60 दिन के अंदर फैसला। लेकिन आप हैरान होंगी कि 60 दिन भी कभी 80 हो जाते थे, कभी 100 हो जाता था। हमने पिछले कोई 1 साल के अंदर किया ये है कि इस 60 दिन को कम करके हम 40 डेज पे ले आए कि हमारा हर फैसला ऑन एवरेज 40 डेज के अंदर हो जाता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन के पास हमारी रिकमेंडेशन जो फैसला है उसे रिकमेंडेशन कहते हैं, विद इन 40 डेज, एंड दिस इज अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट। और फिर नॉट ओनली दैट, जो हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक बाज वर्ड है व्हेन इट कम्स टू द जस्टिस एंड डिस्पेंसेशन ऑफ द जस्टिस, वो ये है कि इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि आप कोशिश ये करें कि आप इसको इनफॉर्मल तरीके से हल करें ताकि टाइम की बचत हो। अच्छा, देखिए पूरी दुनिया में जहां पे बिजनेस परवान चढ़ता है, मैं मिसाल आपको देता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ शारजा का एक प्रोजेक्ट था, उसमें कुछ अर्सा मैं उनके साथ अफिलिएटेड रहा लीगल साइड पे। वहां पे जब वो कहते थे कि आपका जब डिस्प्यूट अराइज होगा तो आपने लोकल कोर्ट्स में जाना है, तो लोग रिलक्टेंट थे वहां पे जाके अपने ऑफिसेज खोलने के लिए, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। वो कहते थे कौन जाएगा, अरबी बोलेगा, ये अपने लोग हैं, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। वहां पे हमने जब आर्बिट्रेशन शुरू की, इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन शुरू की, तो वो फ्री जोन जहां पे 200 से ज्यादा लोग भी नहीं थे, इस वक्त 20,000 से ज्यादा लोग वहां पे काम करें, चूंकि दे ट्रस्ट द इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे लोकल अदालतों में, सिविल कोर्ट्स में इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया, विच हैड अ बिग फेलियर। हमने इसे चैलेंज लेके इंट्रोड्यूस करवाया और यू विल बी सरप्राइज कि पिछले कोई 10 माह के अंदर हमने 1000 से ज्यादा केसेस जो हैं इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जरिए, जो कि मेरे अपने ऑर्डिनेंस के अंदर प्रोविजन मौजूद थी, हल किया। और टाइम कितना लगा? 1 दिन, 2 दिन और बाज का 1 घंटा। अब लोग हैरान होंगे कि इसमें मैजिक है। बड़ा सिंपल से है, मेरे पास अगर किसी बंदे की कंप्लेंट आई है कि जी मुझे FBI का ये बंदा, बी इट अ कस्टम ऑफिसर और इनकम टैक्स ऑफिसर, तंग कर रहे हैं, या रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, या मुझे लाइक रन अराउंड दे रहे, तो मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा कि प्रमा फिशाई इसके अंदर ये मेल एडमिनिस्ट्रेशन है। एक तरीकाकार ये है कि मैं उसको ये कहूं कि तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट आ गई, आप हमें अगले 15-20 दिन में इसका रिप्लाई करें। दूसरा तरीकाकार ये है, आई पिक अप अ फोन, कॉल दैट कमिश्नर, टेल हिम कि योर डेप्टी कमिश्नर इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, विल यू प्लीज अटेंड टू इट। मैं ये तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूं, इसे देखो और शाम तक इसको रिस्पॉन्ड करो और इसको हल करो। दिस इज इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और सेम दैट वी इंटेंड टू डू फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानी। जब ओवरसीज पाकिस्तानी नोइंग कि मुझे पता है कि उनके पास लिमिटेड टाइम यहां पे है, जब वो हैं वो 10-15 दिन के लिए, हम कोशिश ये करेंगे कि जल्द अज जल्द से मुराद ये है कि 1-2 दिन के अंदर इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिस तरह 1000 से ज्यादा केसेस किए, हम इनके मसाइल भी हल करें। और अगर मसला हल नहीं होता तो फिर अगर हम फॉर्मल कंप्लेंट की तरफ भी जाते हैं तो उसमें भी 30-35 डेज से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। आपने शुरू में लेकिन इंसाफ मिलता जरूर है, इंसाफ की सूरत हाल ये है हमारे यहाँ पे कि हमारे पास पिछले 10 माह के अंदर कुछ 6000 के करीब कंप्लेंट जो हैं वो रजिस्टर हुई। 6000 में से कोई तकरीबन 5800 के करीब जो हैं हमने उनके फैसले किए
और 99% उस पर इंप्लीमेंटेशन है। ओके। ये वाहिद इदारा है जहां पे हमारा कंप्लायंस और इंप्लीमेंटेशन का मुनीबा एक सेपरेट सेल है। हम फॉलो अप देते रहते हैं। अच्छा, आपने शुरू में ये कहा था कि कॉस्ट जो है जीरो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास आने के लिए आपको वकील नहीं चाहिए। मेरे वकील बरादरी के दोस्त जो है वो सख्त नाराज है इस बात पे जब मैं ये कहता हूं, लेकिन यस, यू डोंट नीड अ लॉयर, वी बिकम योर लॉयर, वी प्लीड योर केस एंड वी टेक इट ओवर। और हम ये, हमारा चैलेंज ये है कि यू डोंट इनकर अ जीरो कॉस्ट। आपको एक या दो मरतबा हम बुलाते हैं जहां पे हमें एविडेंस चाहिए होती है या आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, नथिंग बियॉन्ड दैट। और इंप्लीमेंटेशन के लिए भी आपको नहीं जाना पड़ता। मेरा अपना एक विंग मौजूद है जो कि कोशिश ये करता है कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन ऑफिसर्स को याद दिलाए कि ये आपने इसकी कंप्लायंस करके मुझे रिपोर्ट करनी है। और जहां पे कंप्लायंस नहीं होती और डिफाइंस है और कोई ऑफिसर डट जाता है नहीं करूंगा मैं, उसकी ईगो आगे आ जाती है, तो देन मेरे पास डिफाइंस में और कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज के इख्तियार आते हैं। फिर वही कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होती है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है। तो देयर इज अ डिटर दैट वी क्रिएट। ऑफिसर जनरली दे डोंट डिफाई, दे डोंट डेयर टू डिफाई फॉर देयर ओन करियर, और जहां पे वो डिफाइंस आती है देन वी एक्ट आल्सो। तो ये वो चीजें हैं जो हम ओवरसीज पाकिस्तान के लिए उनको, उन ऑफिसर्स को आप सजा भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल किस तरह की सजा हो सकती है, ये भी थोड़ी सी एक्सप्लेन हमें कर दें कि उन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है या क्या कर दिया जाता है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो होता ये है कि डिपार्टमेंट के अंदर हम रेकमेंड करते हैं, डिपार्टमेंट को रेकमेंड करते हैं कि आप इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर दें। हर डिपार्टमेंट के अंदर ये बड़ा एक सीरियस किस्म का प्रोसीजर है और कोई ऑफिसर अफोर्ड नहीं कर सकता कि जहां पे एफटीओ की तरफ से रिकमेंडेशन ये की गई है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इसके खिलाफ शुरू की जाए। नंबर 1। नंबर 2, हम एक लेटर लिखते हैं जो उनकी एसीआर के ऊपर पहले सफे पे लिखा होता है कि ये अफसर जो है इनकॉम्पिटेंट है, ये अफसर करप्ट है, इस अफसर के खिलाफ ये शिकायत थी जहां पे इसने डिलीवर नहीं किया, इनएफिशिएंट है, इनएप्ट है, ये सारी चीजें हम लिख के, लिहाजा ब्रेक लग जाती है उसके करियर पे वहीं पे। अगर ये भी नहीं होता तो फिर हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखते हैं कि प्लीज आप भी लिखें, हमने तो लिखा आप भी लिखें कि ये ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक काम नहीं कर रहा, इसको ठीक करने की जरूरत है। हम ये कहते हैं कि इसकी ट्रेनिंग दोबारा करवाएं। हम ये कहते हैं कि इसको करेक्ट करने के लिए शायद जो डिपार्टमेंट के अंदर पॉसिबल ऑप्शन है वो करें। लेकिन इसके बावजूद अगर डिफाइन सीरियस है तो फिर हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करते हैं जिसमें 6 माह की हम सजा दे सकते हैं उसको, और उसकी अपील सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। किसी और कोर्ट में उसकी अपील नहीं है। और जो कंटेम्प्ट की जब सजा हो सके तो देन फिर अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट सिमल्टेनियसली। लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस स्टेप जो कि हम लेते हैं, लेकिन हमने शुरू कर दिया, हमने वी डोंट होल्ड बैक। हमारे यहाँ पे जब तक आप मिसाल नहीं बनाते, लोगों को बताते नहीं कि अगर आप करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है। माजी में ये होता था कि कहा जाता था कागजों की हद तक, किताबों की हद तक कि ये पॉसिबिलिटी है। अब किताबों से हमने निकाल लिया, हम ये कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है और हमने कर भी दिखाया। दिस व्हाट वी आर डूइंग। एग्जैक्टली। मतलब अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनके लिए बड़ा इजी हो गया है, अगर वो आके इंसाफ की मुतलाशी भी हैं, इंसाफ चाहते भी हैं, तो उनके लिए बड़ा इजी। अच्छा, फाइलर और नॉन फाइलर का भी बड़ा मसला होता है, पाकिस्तानियों को तो होता ही होता है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी होता है कि हम नॉन फाइलर भी हैं तो उनको भी तब भी तंग किया जाता है एफबीआर की तरफ से। मैं आपको बताऊं कि होता ये है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जब 180 या 183 दिन से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर रहें, अच्छा, आप बेशक ओवरसीज पाकिस्तानी या आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, तो देन यू आर बाउंड टू पुट अप योर रिटर्न। आपने यहाँ पे लोकल रिटर्न देनी है। लेकिन अगर इससे कम का टाइम आपका यहाँ पे है और ज्यादा बाहर हैं तो फिर आप रिटर्न नहीं देते। जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते, फाइलर नहीं बनते, तो बीइंग अ नॉन फाइलर डज नॉट मीन कि यू आर एग्जम्प्टेड फ्रम द टैक्सेस एंड द ड्यूटी। यू नो, आप बाहर से आए, बाहर से आप अपना मोबाइल ले आए, घड़ी ले आए, कस्टम वालों ने आपको वहीं पर रोक लिया, तंग किया। एक तरीकाकार ये है कि आप टैक्स ड्यूटीज दें, दूसरा ये है कि आपके लिए मुश्किलात उन्होंने पैदा कर दी। तो जब मुश्किलात आपको पैदा कर दी तो यू not being a taxpayer still face those administrative problems actually। तो इसी तरह जब आप यहाँ पे आते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो आप फाइलर तो नहीं है, लेकिन बीइंग अ नॉन फाइलर एंड बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी स्टिल आपको अभी भी टैक्स देना पड़ता है। और जब टैक्स देना पड़ता है तो एफपीआर के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है, वास्ता पड़ता है तो फिर जो बाहर से लोग आते हैं उनको पता है, दो चीजों का पता है। एक तो यह है कि इनके पास पैसे हैं, और दूसरी बात उनको यह भी पता है कि टाइम थोड़ा है, वापस जाने, इसमें ये मसला हल करना। सो लिहाजा ये उनकी जो डीप होल्स हैं, जो उनकी पॉकेट्स के अंदर डीप होल्स करने का ये प्लान है,
उसमें वो अमल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। एंड दिस इज वेयर दे नीड टू कम टू एफटीओ। एफटीओ में आए, अच्छा ओवरसीज पाकिस्तानी जब आते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पे इस वक्त भी हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं और फिर बाहर जाके वो बाकी लोगों को भी बता सकते हैं, हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अराइवल पे हमारा काउंटर मौजूद है। आप फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन का काउंटर जो है वो ढूंढे, नहीं तो प्लीज एक वर्ड याद कर लें, एफटीओ। एफटीओ FTO, ठीक है, रिमेंबर इट, गूगल इट। जब भी आपको इनकम टैक्स या कस्टम वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, समटाइम हम नंबर्स याद नहीं रख पाते, ईमेल याद नहीं रख पाते, लेकिन आप टैक्स ओम्बुड्समैन लिख लें, एफटीओ लिख लें, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स एंड देन स्ट्रेट वे राइट अ मैसेज। फौरन मेरा जो ओवरसीज ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल है वहां पे आपकी कंप्लेंट आ जाएगी। आपको उसी वक्त सेम डे आपका कंप्लेंट नंबर एलोकेट हो जाएगा, वो एक एडवाइजर को मार्क हो जाएगी और फिर हम कोशिश करेंगे, पहली प्रायोरिटी ये है कि इनफॉर्मल तरीके से हल करें, नहीं तो उसे कंप्लेंट में कन्वर्ट करेंगे। यू डोंट हैव टू बादर अबाउट इट। आपने सिर्फ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हमें देने हैं, देन इट इज फॉर अस टू टेक इट ओवर एंड देन टू प्लीड योर केस थ्रू इट ऑल अलोंग। अच्छा, इस इदारे को बने हुए कितनी देर हो गई है? देखिए, जो ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट है ये पूरी दुनिया में स्वीडन से शुरू हुआ। तो पाकिस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त भी ये कहा गया कि ये बनना चाहिए। अच्छा। 1983 में ओम्बुड्समैन का इंस्टीट्यूशन जो है वो बना। लेकिन आज का टाइम स्पेशलाइजेशन का टाइम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये पता चले कि माजी में होता ये था कि हमें बीमारी होती तो हम एक जीपी के पास चले जाते थे, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका नाक का प्रॉब्लम है, गले के, आंख के, तो जीपी यूज हैंड। लेकिन अब हम ये करते ये हैं कि हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो उसका स्पेशलाइज्ड है, जिसने स्पेशलाइज किया हुआ है। 2000 में ये रियलाइज किया गया कि जो ओम्बुड्समैन है उसके पास शायद एक्सपर्टीज नहीं है, हमें टैक्स से रिलेटेड जो मामला थे उसको उसके एक सेपरेट ओम्बुड्समैन बनाना चाहिए। सो 2000 में बनाया गया। और मैं आपको ये बताऊं कि 2000 से लेके 22 तक 22 साल में 21 साल लगे कि हमारे जो पहले इस वक्त जो फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन है डॉक्टर आसिफ महमूद शाह, ही इज द फर्स्ट टैक्स ओम्बुड्समैन जिनकी बैकग्राउंड टैक्स की है, जिन्हें पता है कि कहां पे बॉटलनेक्स हैं। और यही वजह है कि हमारा इनफॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इतना कामयाब है। माजी में तो ये होता था कि पुलिस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट विद डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट बैकग्राउंड, उनको बना दिया जाता था, जजेस को बना दिया, पता ही नहीं होता था, टैक्स का पता ही नहीं होता था। exactly. जब आपको पता नहीं तो आप कैसे इवॉल्व करें। मेरा हर एडवाइजर जो है उसकी 30 से 32 साल की एक्सपर्टीज है टैक्स, और जो हमारे एफटीओ हैं उनकी भी 30 साल का एक्सपीरियंस है टैक्स का। यही तो होता है ना कि आप बैकग्राउंड से आपका वो ताल्लुक हो ना, कि आपको इनकम टैक्स के बारे में पता है, फिर आप अच्छे तरीके से वो जो जितने भी इश्यूज आते हैं फिर उनको आप रिजॉल्व कर सकते हो, उसके अंदर क्या क्या लूप होल्स हैं उनको किस तरह हमने फुलफिल करना है उसका आपको पता होता है। अलमास अली जोविंदा साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। और बड़ी बहुत सी चीज़ें थी ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से जो हमारी आज क्लियर हो गई हैं कि वो किस तरह अपने तमाम तरह जो प्रॉब्लम्स हैं टैक्स के हवाले से, अगर FBI वाले, इनकम टैक्स वाले उन्हें बेजा तकलीफ में डाल रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो वो किस तरह उसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। लाहौर पंजाब का कैपिटल होने की वजह से हमेशा सियासत का एक महवर रहा है। चंद माह पहले तब्दीली सरकार के जाने के बाद से सियासत में हलचल मची हुई है और वफाकी हुकूमत PGM इत्तेहादी जमातों की है और पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ और काफली की है। दोनों जमातें एक दूसरे के मुखालिफ हैं और आए दिन किसी न किसी इशू पर एक दूसरे से सींग फंसाए रखती है। PTI की जानिब से लॉन्ग मार्च का आगाज किया गया और इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद उसे कुछ देर के लिए ब्रेक लगी, लेकिन अब लॉन्ग मार्च का कंटेनर दोबारा सड़कों पर आने को तैयार हो चुका है। लॉन्ग मार्च का दोबारा से आगाज आज से होने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी आज वजीराबाद से लॉन्ग मार्च की क़यादत संभालेंगे। दूसरी तरफ असद उमर फैसलाबाद से रावलपिंडी तक लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे।
लॉन्ग मार्च के दौरान देखा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब की सूरत हाल के हवाले से पहले तो सूरत हाल सिक्योरिटी की क्या थी वो भी हमने देख ली थी। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पुलिस अफसरान के तबादलों के हवाले से भी वफाकी और पंजाब हुकूमत में ठन चुकी है। गुज़श्ता दिनों वफाकी हुकूमत ने नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की सिफारिश पर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल कर दिया था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने CCPO लाहौर के तबादले पर वफाकी हुकूमत से एहतजाज किया और उन्हें काम जारी रखने का कहा। और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के अंडर काम करने से इनकारी हो चुके हैं और मुसलसल छुट्टियों पर हैं। उनकी जानिब से चौथी मरतबा छुट्टी की दरख्वास्त की गई है। तो IG पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने भी काम करने से इनकार कर दिया। तो जनाब ये सारा मामला चल क्या रहा है? पुलिस अफसरान के जो तबादले हैं उन पर वफाक और पंजाब में झगड़ा किस बात का है, इस पर आज हम बात करेंगे, थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश भी करेंगे। हसन रजा डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर एंड दुनिया मीडिया ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। हसन, आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। पंजाब हुकूमत पे भी बात करेंगे, वफाकी हुकूमत पे भी। सबसे पहले स्टार्ट करना है हमने कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ आज दोबारा से होने जा रहा है, कंटेनर दोबारा से हमें सड़कों पर नजर आएगा। तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च का जिस तरह पहले एक मोमेंटम बना हुआ था, क्या दोबारा से वैसा बन पाएगा? देखिए, इमरान खान साहब ने जो गुज़श्ता 2-3 इजलास की सदारत की है उसमें यही चीज़ मलूज़ खातर रखी गई है कि जहाँ से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाए वहाँ पर एक बड़ी तादाद मौजूद हो। ठीक है। और गवर्नमेंट पे जो है वो प्रेशर बढ़ाते हुए वो रावलपिंडी तक पहुँचे। सही। और ख़ुद वो रावलपिंडी पहुँचेंगे और इमरान खान साहब की कोशिश भी यही है। और आज वो शायद वो जो 4:30 बजे खिताब करेंगे वीडियो लिंक के जरिए, उसमें कुछ हम इंकशाफात भी करेंगे। अब वो क्या इंकशाफात कर सकते हैं, वही होंगे इंकशाफात जो माजी में हम सुनते आए हैं, जो बाकायदा वो किसी जो है वो बगैर सबूतों के इल्ज़ामात आयद करेंगे जो माजी में उनकी पहचान रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब की सियासत का मखमसा ही यही रहा या मगालता ही यही है कि वो कोशिश करते हैं जमहूरियत के दावों की, लेकिन जमहूरी तरीके से चलना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं बज़ोर ताकत जो है वो मामलात को कंट्रोल किए जाए। लगता तो यही है। और अब अगर वो आज लॉन्ग मार्च का आगाज़ शुरू करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी दीगर क़यादत वहाँ पर जाएगी और ख़ुद वो यहाँ से ख़िताब करेंगे। और उसके साथ साथ जो आप बात कर रही थी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए पहले भी ऐसे ही इजलास हुआ करते थे सूबाई सब कैबिनेट कमेटी के, जिसमें SOPs बाकायदा तय किए गए थे कि कौन से SOPs होंगे, किस तरह अमल दरामद किया जाएगा, कौन सा एक स्पेशल स्क्वाड इमरान खान साहब के साथ चलेगा। लेकिन वो पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी। उसके बाद अगर देखें तो वफाक ने जो इनको प्राइम मिनिस्टर का एक्स प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया था उनकी भी जिम्मेदारी थी कि क्या अगर उनको ये 2 नवंबर का शायद ये 1 नवंबर को लेटर मिल चुका था IG ऑफिस से, तो उन्होंने इस पर इम्प्लीमेंट कराना सोचा, क्या उन्होंने उसकी इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी को आगाह किया। और इस तरह के बेशुमार 40, 45, 50 के करीब सवालात बनते हैं, तो अभी तक एक का जवाब नहीं मिल पाया। ये तो वो है कि इंसिडेंट होने से पहले क्या थे, फिर इंसिडेंट होने के बाद बेशुमार सवालात जो हैं वो उजागर हो गए, लेकिन उनके भी जवाबात कहीं से नहीं मिल रहे हैं। और अब जो है कल राजा बशारत साहब ने जिस मामूल के मुताबिक पहले वो इजलास की सदारत करते थे, कल भी उन्होंने की, लेकिन उसमें 4-5 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये थी कि जो इमरान खान साहब का स्क्वाड होगा उसमें पंजाब पुलिस, एलीट के कमांडोज और उनके कुछ ज़ाती अफराद शामिल होंगे। लेकिन उस इजलास में ये कहा गया कि ज़ाती अफराद नहीं होंगे उस स्क्वाड में, इस पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनका ये ख्याल था कि सारा स्क्वाड जो है वो एलीट और कमांडोज के स्पुर्द कर दिया, ठीक है, ताकि वो उन्हीं की फिर जिम्मेदारी होगी। दूसरा, जहाँ से ये काफिला गुजरेगा वहाँ पर छतों पर जो है वो स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। पहले भी ये था, लेकिन पहले नहीं किए गए। अब उनका ये था कि अब तैनात किए जाएंगे। तीसरा पहलू ये था कि इमरान खान साहब जहाँ पर जलसा करने के लिए रुकेंगे वहाँ पर डाइस लगाया जाएगा, बगैर बुलेट प्रूफ डाइस के वो तकरीर नहीं करेंगे। और कंटेनर के आगे भी कोई इतना ज्यादा रश नहीं किया जाएगा, बाकायदा जो 100 गज का फासला रखते हैं कंटेनर के आगे वो भी यकीनी बनाया जाएगा। और फिर अंदर स्पेशल ब्रांच के अफराद ज्यादा जो है वो
लगाए जाएंगे ताकि देखा जाए, मॉनिटरिंग हो सके। पहले भी इन्हीं की जिम्मेदारी थी, पहले भी पुलिस की जिम्मेदारी थी, पहले भी इनके कमांडोज की जिम्मेदारी थी। लेकिन पहले फिर क्यों ये सारा कुछ नहीं किया गया जो अब हो देखिए रहा है? ये पहले गलतियों से सीखते हैं ना। हाँ। गलतियों से अगर सीख रहे हैं तो बहुत बेहतर है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर जैसे पहले को बड़े नुकसान से बचा लिया तो अब ने आइंदा पहले भी भी कहा बचा कि सकते। मुझे ऐसे थ्रेटन था कि इस तरह हमला हो सकता है या इस तरह का कुछ हो सकता है, तो पहले ज्यादा सिक्योरिटी को सिक्योर करना चाहिए था इन्हें। देखिए जब थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया था पंजाब के महकमा पुलिस की तरफ से भी, होम डिपार्टमेंट ने भी, दीगर अदारों ने भी, तो उसमें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया गया? जिसमें जिम्मेदारी एक नहीं कई जगहों पर आयद होती है। अच्छा, दूसरा आप बात करनी थी कि कितना मजमा होगा, कितना रश होगा, ये तो उनकी क़यादत पर है, ये तो उनके वहाँ के लीडरान पर है। लेकिन एक चीज़ मुनीबा जो देखने को मिल रही है, मैंने क्योंकि भी लॉन्ग मार्च में कुछ मैंने जगहों पर गया हूँ, अच्छा। लाहौर के अलावा भी बाहर भी, तो वहाँ देखा कि जिन लोगों को टिकट लेने का शौक है या जिन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है, अच्छा। शायद वो पैसा भी नहीं लगा रहे लॉन्ग मार्च में, वो अफराद को भी नहीं लेके आ रहे जिनको यकीन है कि उनको मिल जाएगा, जिनको आप समझ रही सकती हैं कि जो पहले भी पार्लियामेंट में थे अब भी पार्लियामेंट में चले जाएंगे। लेकिन जिनको ये पता भी है कि उनको टिकट नहीं मिलनी, उसके बावजूद वो पार्टी पर पैसा लगा रहे, उसके बावजूद वो बस से भर के लेके आते हैं, उसके बावजूद वो खानों का इस्तकबाल या कैंप, खाने शाने ये सारा इंतजाम करते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर अगर संजीदगी से खान साहब के साथ चले, मुझे वो टाइम नहीं भूलता कि इमरान खान साहब कतर में बैठे थे तो सद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, तो ऐसी कोई बात शुरू हुई तो उन्होंने आगे मैं भी था, साबर शाकर साहब भी थे, तो उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा पहले भी मैं अकेला था, आज भी मैं अकेला हूँ। ये खान साहब ने बोला। फिर उसके बाद जब 22 जून के ये जब इंतखाबात होने थे तो उस दिन भी इन्होंने हमें बुलाया, तो हम वहां पर थे, तो उस टाइम भी कोई बात हुई तो उस वक्त भी उन्होंने खान साहब ने ये बात दोहराई। अच्छा। उन्होंने कहा पहले भी मैं अकेला था, इक्तदार में भी अकेला था और आज भी मैं अकेला हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो आज भी अकेले हैं, क्योंकि जो उनके साथ जो अफराद हैं, जो उनके साथ सेकंड लेयर आती है, क्योंकि फर्स्ट लेयर में तो खान साहब खुद ही आएंगे ना, सेकंड पे जितने भी आते हैं वो ज्यादातर 80% से ज्यादा जो है वो इंतशार की तरफ अवाम को लेके जाना चाहते हैं। अच्छा। वो खान साहब को जो है वो क्या कहा जा सकता है कि पंप करते हैं, उनको भरते हैं, उनको बताते हैं कि अगर आपने इस तरह किया तो हम इस तरह निकल आएंगे। वो इंतशार की तरफ लेके जाते हैं। ये कह सकते हैं कि मुखलिस नहीं है। वो ये चाहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो तो हम पोजीशन पे आ रहे हैं, हम अब इस पोजीशन लेने के चक्कर में हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि हम जो है वो अवाम को उभारें। अब देखें जब जिस टाइम ये सारा मामला हुआ तो आप वो देखें कंटेनर पर कैसी तकरीर की गई थी। बिल्कुल वो इंतशार दिलाने की तकरीर थी। आप देखें कि वो कैसे कैसे बयानात दिए जाते हैं, उसी से लिंक करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर। लिबर्टी लाहौर में उन्होंने किसको लानते भेज दी? पुलिस को, वर्दी को। तो जब आप 2 लाख सिपा सलार के पंजाब पुलिस के सरबराह को जब आप इस तरह के अल्फाज पुकारेंगे, जब इस तरह के अल्फाज उनके लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे पब्लिक में, तो क्या वो पंजाब की पुलिस की सरबराही करेगा? तो क्या सवाल इसी वजह से ये सारे मामलात, ये अफसरान यहाँ से ये मामला शुरू हुआ कि काम करने से इनकारी जी, यहाँ से ये मामला शुरू हुआ कि जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है FIR के मामले पे IG पंजाब को जो है वो उनके लिए ये अल्फाज पुकारे, यहाँ पे कैसे डांट पिलाई ना, और डांट तो नहीं कह सकते, डांट पिलाने का एक तरीकाकार होता है। अच्छा। और दूसरा वो किस तरह डांट पिला सकते? क्या वो पंजाब के कोई हुक्मरान है, वजीर आला पंजाब से वो बात करे, वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल आप जाए ना। आप किस तरह एक IG को या चीफ सेक्रेटरी को FIR में बड़ी बात हो रही है हसन, FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? क्या मतलब एक बड़े मकबूल और बड़ी जमात के लीडर हैं जिनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, तो पहले दर्ज नहीं हो रही थी, अब अगर दर्ज हो गई है तो उसके ऊपर वैसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। वो कौन सी FIR जो इमरान खान साहब ने दरखास्त दी? देखें, अगर देखा जाए तो कानून के मुताबिक चाहे आप किसी मुद्दई हैं, कोई वाकया है, तो आप दरखास्त दें तो वो पूरी मुकदमा तो दर्ज होना है। लेकिन दूसरी चीज, जहां पर मैं ये समझता हूं कि जहां पर आपको ये यकीन हो जाए या पता लग जाए, जब मुलजम खुद सामने आ जाए, तो वहां पर, और दूसरा ऐसे मामलात में जहां पर दहशतगर्दी के मामला हो या इस तरह के उसमें मुमासलत रखते हो, तो वहां पर रियासत जो है वो मुद्दई बना करती है। आप देखिए माला टाउन का सानिया, वहां पर भी 302, 324 की दफात लगी है।
जब गुजरांवाला में ये वाकया हुआ था वहां पर 440 की दफात भी लगी हुई है। सही। वो कौन सा गुजरांवाला वाकया था? मालाटाउन का तो सबको याद है। गुजरांवाला वो जलसा था जहां पर मुस्लिम लीग नून ने अदारों को जो है वो टास्क बनाया था, वहां पर जलसा किया था, तो वहां पर 440 की दफात लगी थी। तो वहां देखे दोनों जगहों पर या माजी में जिस तरह भी है वो रियासत स्टेट जो है वो मुद्दई बनती रही है। सही तो यहाँ पर भी रियासत को मुद्दई बनना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये काम जो 3-4 दिन ताखीर से किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर किए, वो उनको पहले ही कर लेना चाहिए था। उससे ना तो आपकी शहादतें जाया होती, ना ही आपका केस का बेड़ा गर्क हो जाता, बल्कि केस को बेहतरीन तरीके से प्रोसीड किया जाता। यहाँ पे सिर्फ कानून नाफिज करने वाले अदारों में कौन आता है? ये पंजाब पुलिस और स्पेशल दीगर उनको चाहिए था ये मिलके ये फौरी तौर पे उसी टाइम FIR दर्ज करते रियासत की तरफ से। अब भी तो उन्होंने इस्दाद दहशतगर्दी एक्ट के 1997 के तहत पर्चा दर्ज किया ना, ठीक है, तो उस टाइम भी वो उसके मुताबिक पर्चा दर्ज करते। लेकिन अभी भी PTI वाले खुश नहीं है ना, वो कह रहे अपने तौर पर मोल्ड करके मैं ये समझता हूँ कि जितने केस मैंने देखे, बेशुमार मैंने रिपोर्टिंग की है इन मामलात पे, एक पर्चे एक सानिया पे एक पर्चा दर्ज होता है, एक इशू पे 2 पर्चे दर्ज नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, इसको जो है शामिल तफ्तीश एप्लीकेशन को किया जाएगा, ततीमा में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने मेरे पे इल्जाम लगाया और वो इल्जाम साबित नहीं हो सका तो वो फिर जो है वो कलंदरा 182 का मजिस्ट्रेट के सामने जाने के बाद उसको वहां से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज ये है कि खान साहब जिस तरह इल्जामात लगा रहे हैं, अगर वो इल्जाम साबित नहीं होता तो फिर 2 मुकदमात बनते हैं खान साहब के अगेंस्ट भी। अच्छा, वो ये मुकदमा बनेगा कि एक तो आपने रियासत को जो है वो झूठ बताकर झूठे तरीके से आपने एक पर्चा दर्ज कराने की कोशिश की या उन पर इल्जाम लगाया, रियासत को गुमराह किया, पुलिस को गुमराह किया। एक दूसरा आप पे पर्चा बनेगा जो जिसके खिलाफ जो है आप इल्जाम आयद कर रहे हैं हद के इज्जत का, सही, वो भी मुकदमा चल सकता है, इमरान खान के भी जा सकती है। दूसरा, अभी तो ये मामला क्योंकि यहाँ पे चल रहा है इस टाइम, जिस तरह हमारी जो सिचुएशन अगर आप देखें, माली बहरान है, मुआशी बहरान है और दीगर बेरोजगारी की शरह में इजाफा है, आप कहाँ जहाँ से मर्जी उठा के देख लें, ये गुज़श्ता 4-5 सालों में स्टॉक एक्सचेंज का क्या बुरा हाल होता चला गया, डॉलर हमसे नहीं संभाला जा रहा, जहाँ से भी आप देखें आपको कहीं ना कहीं परेशानी ही देखने को मिलेगी। तो इस सिचुएशन में वफाकी हुकूमत भी बड़े फैसले ले चुकी है और ये 8 नवंबर को जो इजलास में फैसले हुए थे, मेरे ख्याल में उसमें कुछ फैसले तो शायद वो ऐलान हो चुके हैं और कुछ फैसले शायद अभी टीवी पर ना आए। अच्छा, और अभी उसके ऐलानात ना हो, आइंदा आने वाले दिनों में वो सबके सामने आ जाएंगे, मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, ऐलान पहले नहीं किया, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दी गई है। सही। और उस इजलास की सदारत वफाकी वजीर दाखिला ने पहले की, उसमें प्लान तैयार किया गया, फिर बाकायदा जहाँ से अप्रूवल लेनी है वहाँ से अप्रूवल ली गई, प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया गया, वहाँ से भी अप्रूवल आई। अच्छा, 3 चीजें हैं, रियासत के खिलाफ, अदारों के खिलाफ किसी किस्म का बयानिया या कोई इल्जामात या इल्जाम काबिल कबूल नहीं, ठीक है, ओके। रियासत पर धावा बोलने की इजाजत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, ओके। और चौथा कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। आप ये देखें कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या क्या इनके साथ होगा अगर खुदा न खास्ता ये 3 चीजों को टारगेट करें। मतलब सूरत हाल जो वो संगीन हो सकती है अगर इन तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है। हालात 2-3 ही है, या तो हम मुज़ाकरात का रास्ता खोल के मुज़ाकरात वाली पिछले दिनों ये चल भी रही थी मुज़ाकरात के हवाले से कि बैक डोर जो है वो मुज़ाकरात या इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इसमें सच्चाई है कोई? क्योंकि दोनों पार्टी जो है इसकी तरदीद ही कर रहे थे, कोई भी तस्दीक नहीं कर रहे थे। देखिए, मुज़ाकरात पर कुछ जगह हैं जो मैं समझता हूँ, जितना मेरे सोर्सेज जो दावा करते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जहाँ पर सदर मुमलकत को टास्क दिया था कि वो मुज़ाकरात करें, वहाँ पर फैसल वावडा साहब भी किसी वक्त में इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो भी मुज़ाकरात में शामिल रहे। सही। और फिर इसके अलावा और भी दीगर अफराद थे जो मुज़ाकरात में रहे। इन सारे मामलात में देखा जाए तो वो मामला तय भी शायद होते रहे, लेकिन आखिरी पे जब अमल दरामद का मामला आता था वहाँ पर खान साहब जो है वो भागते रहे, जिसकी वजह से मुज़ाकरात का सारा अमल जो है वो नाकाम होता रहा। ओके। और मुज़ाकरात का अमल तो हमेशा खुला रहना चाहिए। कल भी शाहमूद कुरैशी साहब
हमें मिले तो वो यही कह रहे थे कि हमारी तो ख्वाहिश है कि वो मुज़ाकरात का जो है वो सिलसिला जारी रहे और हम संजीदगी से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कोई नुकसान ना हो, कोई इंतशार ना फैले, कोई जो है ऐसा रियासत के अगेंस्ट कोई मामला ना जाए। हम तो चाहते हैं, लेकिन वो जो चाहते हैं इलेक्शन की तारीख, साथ वो इलेक्शन की तारीख नहीं ना चाहते, वो तो कुछ और चाहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये रावलपिंडी कौन सी तारीख को वहां पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किन रोज में जा रहे हैं, इस पर तो कई सवालात है। समझने वाले तो समझ रहे हैं कि ये एंड टाइम पर आप इस्लामाबाद की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं और रावलपिंडी अब आपका मरकज क्यों बन रहा है, आप क्यों इस्लामाबाद नहीं जाते? जहाँ पे जाना चाहिए ऑब्वियसली। पहले आप कहते थे हम फैजाबाद से मूव कर जाएंगे, फिर वहां से लिंक कर जाएंगे, मतलब कि तब्दील कर रहे थे ना प्लान। अब आपने रूट तब्दील करते हुए अब आपने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत आपने कहा कि हम वहां पर पहुंचेंगे और रावलपिंडी जो है वहां पर मैं ज्वाइन करूंगा। सही। और फिर जो है वो तारीख उनके पास नहीं है कि किस तारीख को वो ज्वाइन करेंगे। तो मतलब ये बहुत सारे अभी भी इब्हाम हैं। दूसरी चीज अगर देखें तो जो वफाकी हुकूमत है, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत हद तक जो है वो या तो पूरी इत्मीनान है, जो वो शहबाज शरीफ साहब दौरे कर रहे हैं, उनको यकीन है कि मामला कंट्रोल में, या फिर शायद उनको इस चीज का इल्म नहीं है कि हो क्या रहा है। उनको उनका ख्याल ये है कि जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने मुज़ाकरात करने, वही इनसे निपटेंगे और मैं अपना दोनों पे मामला रहूं और मामलात को चीजें बेहतर करने पे लगूं और पैसे लाने पे लगूं। अब देखें वो मोहम्मद बिन सलमान साहब 21 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसमें अगर ये इस्लामाबाद जाएंगे तो मसला तो इनके लिए भी बनेगा। लेकिन मेरा ख्याल मुझे लग ये रहा है कि शायद ये इस्लामाबाद की तरफ रुख ना करें, क्योंकि अगर ये वहाँ जाते हैं तो हालात खराब भी हो सकते हैं और भी बिगड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो आईजी पंजाब फिर चीफ सेक्रेटरी ने भी काम करने से मना कर दिया, सीसीपीओ का पहले ही बहुत ज्यादा मामलात खराब हुए में, तो आपको क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में इसमें कोई बेहतरी आ सकती है या इसी तरह ये खिचड़ी पकती रहेगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो भी अहकाम दे, जो भी अपने ऑफिसर्स को उस पर अमल दरामद करना तो उनकी जिम्मेदारी है। अब गुलाम महमूद डोगर साहब को भी चाहिए था कि जो अहकामात उनको मिले उस पर अमल दरामद करते, लेकिन वो क्योंकि वो एक किस्म के सियासी पार्टी के साथ अटैच हो गए, सियासी वाबस्तगी उन्होंने जाहिर कर दी। 2-3 दफा उनको अहकाम दिए गए हैं कि वहां पर आकर रिपोर्ट किया जाए, 4 दफा उनको अहकाम दिए गए हैं। तो अब उनको एक और लेटर भी लिख दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम आपको फिर बता रहे हैं अगर आप वो नहीं ज्वाइन करते तो उनकी बरतरफी का यानी नोटिफिकेशन जारी हो। ओके, ठीक है। ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का इस्तेकाक है और वो समझते हैं कि उनके पास पावर है, ठीक, वही अपने ऑफिसर्स जो है वो दीगर सूबों में भिजवाते हैं, उनकी जो है वो खिदमात दूसरी हुकूमत के सपुर्द करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आईजी पंजाब ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उनके 4 पॉइंट से, एक तो ये था कि ये किस तरह शाहमूद कुरैशी साहब बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये था कि सीसीपीओ वफाक में ज्वाइन करे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी सियासी वाबस्तगी को जाहिर करके और उनकी सपोर्ट हासिल करके आपकी मैं यहाँ पे रहूंगा। तीसरी चीज वो ये चाहते थे, ऊपर प्रेशर था कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बननी है ये वजीराबाद की, उसमें गुलाम महमूद डोगर को सरबराह बनाया जाए। अच्छा। और उस वक्त बनाया जाए जब उनका वफाक तबादला कर चुकी। अगर वो वहां से करेंगे तो ये लेके अदालत चले जाएंगे और मामला को रुकवाया जा सकता है कि किसी तरीके से बताएं कि वो तो आप जीआईटी के सरबराह है, वो मामला बड़ा हसास है, इस वजह से उनको अदालत से कोई सपोर्ट मिल सके, उन्होंने उस पर स्टैंड लिया, उन्होंने कहा ये मैं नहीं भेजूंगा। ओके, ठीक है। अब तो खैर उनको सस्पेंशन के भी ऑर्डर हो गया, अब तो बनता भी नहीं है, उनको खुद ही अखलाकन जो है वो ओहदा छोड़ देना चाहिए। अगर वो चले जाते हैं फिर जो है या तो एहसान सादिक साहब सीसीपीओ के लिए उनका नाम चल रहा है वो भी हो सकते हैं, या और भी 2 ऑफिसर हैं जो पहले भी लाहौर में तैनात रह चुके, उनका नाम भी जो है वो जेर बुलाया जा सकता है। फिर उसके बाद आईजी साहब के तो ये 2-4 मामला थे जो बड़े संजीदा थे, जो वो ये चाहते थे कोई कानून के मुताबिक, कोई मेरिट के मुताबिक कोई गलत काम नहीं होगा। जो आप FIR की बात करी थी ना, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि वो ये चाहते थे कि किसी भी सूरत ऐसी मिसाल ना बने कि जो जिसका मर्जी और बगैर लॉजिक के आप जो है वो दरखास्त देना मतलब इस तरह की एक रविश ना इख्तियार की जाए कि ये लगे कि कोई बाइसनेस लगता नहीं है। देखिए जिस तरह वो पार्टी बन गई इस तरह लगता नहीं है, इससे उनके लिए भी मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये कुछ मामला थे जिससे पंजाब पुलिस के जितने जो भी रैंक्स के शख्स हैं उनमें गुस्सा पाया जाता है, एक सीसीपीओ के मामला को लेकर
और दूसरा शामूद कुरैशी के बयान पूरे इदारे के ऊपर ही एक सवालिया निशान आ रहा है ना, उनके ऊपर ही सवालात उठ रहे हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी ब्यूरो चीफ है लाहौर दुनिया मीडिया ग्रुप के। हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और ये तमाम तर जो सियासी मंजरनामे के हवाले से हमने बात की है कि आज लॉन्ग मार्च का आगाज़ दोबारा से होने जा रहा है, FIR दर्ज क्यों नहीं हुई है तो किस तरह हुई है, IG पंजाब, CCPO और चीफ सेक्रेटरी का क्या मामला था, उसके ऊपर भी रोशनी डाली है हमने। तो देखते हैं जनाब के आने वाले दिनों में अब ये सियासत का जो मंजर है ये किस तरह का हमें दिखाई देता है। यहाँ पे एक मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब तरह वो महंगाई के हवाले से हमें बता रहे हैं कि मौसमी सब्जियां हो जाएं, फल और चिकन, अंडे, हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। महंगाई की ट्रेन पर सवार है और किसी चीज़ में भी हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी जनाब हम यही कहेंगे कि जिन्होंने खाना है उन्होंने तो खाना ही है, फिर क्या कर सकते हैं, जीना भी तो है हम लोगों ने, फिर और क्या करें, फिर महंगी चीज़ें भी हमें ख़रीदनी पड़ती हैं। और जनाब जिनको खाना बनाने का शौक होता है, जो दिल दादा होते हैं उस चीज़ के, वो भी फिर इस चीज़ को आगे लेकर जाते हैं। और आज मैं एक ऐसी ही खातून से आपकी मुलाकात कराऊंगी। जनाब शेफ़ हैं, वो प्रोफेशन उनका पहले कुछ और था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी करियर की जो लाइन है वो चेंज की। अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आई और अपना बैंकिंग का करियर छोड़ के जनाब वो अब शेफ़ बन चुकी हैं। तो ये सारा कैसे क्राइटेरिया हुआ और क्या क्या बना लेती हैं, उनके बारे में ये बताया जाता है कि जनाब वो अकेली औरत जो है ना वो देगें तैयार कर लेती हैं। और इतना पोटेंशियल हमारे घर की औरतों में होता है कि उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक़ होता है, मज़े मज़े के खाने बनाती है, दस्तरखान सजाए जाते हैं डिशेस के साथ। लेकिन जब ये आपका जो शौक़ है जब वो प्रोफेशन बन जाता है तो जनाब तब आप में कितनी स्ट्रेंथ आ जाती है, मोटिवेशन कितनी आती है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और मज़े मज़े की जो लवाजमात हैं, खाबे हैं ख़ास तौर पर सर्दियों के, उस पर भी बात करेंगे। शेफ़ रुखसाना तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहती हूँ रुखसाना आपको, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमने सर्दियों की सौगातों के हवाले से बात करनी है। और जैसे पहले मैं आपकी तरफ आने से पहले महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे थे कि महंगाई बहुत ज्यादा होती जा रही है, लेकिन जिन्होंने खाना है, हमने जिंदा भी तो रहना है, तो उन्होंने फिर खाना ही है। इस तरह के शौक भी हम लोगों ने पूरे करने हैं। महंगाई का असर आप लोगों पे भी पड़ता है जो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं? डेफिनेट, देखो इसका तो असर सब पर ही पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जिन्होंने खाना उन्होंने तो खाना ही है। हाँ। तो हम लोग कुछ वेवर भी दे देते हैं क्लाइंट्स को। जाहिर सी बात है, अब महंगाई है, हर चीज़ को देखकर चलना होता है, तो उसी हिसाब से मैनेज करना है। अब दुनिया है, सिस्टम है, चलाना है, तो उसी हिसाब से मैनेज करना होता है कि कैसे करना है, कौन सी कॉस्ट निकाल कर हमने कस्टमर को क्या बताना है, उनको कैसे गाइड करना है कि इस कॉस्ट में आपका बजट, क्योंकि कस्टमर कहता है कि भाई हमें इतने बजट में आपने, जाहिर सी बात है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इतने बजट में हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम लोग गाइड कर देते हैं कि आप इस बजट में ये चीज़ रेडी हो सकती है। सबसे पहले तो कस्टमर ये कहता है ना, अच्छा लास्ट टाइम हमने ऑर्डर किया था तो ये इतने प्राइस में था, अब इसकी प्राइस बढ़ गई है, अब ऐसा क्या हुआ है? इस तरह की चीज़ें आती हैं आपके पास? फिर बिल्कुल आती है। फिर हम क्लाइंट को यही कहते हैं कि सर आपके सामने है, आपके भी घर में भी जाहिर सी बात है, आप भी ग्रोसरी करते होंगे, हर चीज़ का आपको आइडिया है कि कितनी महंगी हो चुकी है, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जाहिर सी बात है हर चीज़ महंगी है। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से फिर थोड़ी सी आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ काम चलता है और इंशाल्लाह ताला सारा कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, जैसे मैं बात करी थी कि जब हमारा शौक जो है प्रोफेशन बन जाता है तो हमें बड़ी सपोर्ट फिर उस हवाले से भी मिलती है, फिर हमने एक ही डगर पे चलना होता है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में हमें बताइए। पहले भी आप बता चुकी हैं, लेकिन जो दोबारा आज हमें ज्वाइन किया है हमारे व्यूअर्स ने, वो जानना चाहेंगे कि मतलब एक बैंकिंग का वाइट कॉलर जॉब छोड़ के आप अपने बिजनेस में आई, आपने अपना खाना बनाना शुरू किया, और कितने साल हो गए, कितनी हर्डल्स आपको इसमें भी आई? बस कुछ ना पूछे, 7 इयर्स मुझे हो चुके हैं। बस ये है कि देखिए, जब आपका शौक प्रोफेशनल बन जाए ना, तो आपके रास्ते में रुकावटें जितनी भी आए ना, वो आप उसको फेस कर लेते हो। जाहिर सी बात है, करना है, फेस किया मैंने, उस काम को आगे लेकर गई हूँ।
हार्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत टफ टाइम मैंने देखा है, टू मच टफ टाइम देखा है। और हर कोई देखता है जब इंसान कारोबार शुरू करता है, बिजनेस करता है, जाहिर है वाइट कॉलर जॉब आप काम कर रहे हो, जॉब में सुबह गए शाम को आ गए, कोई आपको टेंशन नहीं होती है। लेकिन जब आप अपना बिजनेस करते हो ना, आपने हर चीज़ की कॉस्ट निकालना, देखना, डिलीवर करना, फीडबैक, हर चीज़ को देखना होता है। और उसको देख के कस्टमर मैंने मोस्टली कस्टमर से ही सीखा है। अच्छा। कि आपको सबसे बड़ा जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आपका क्लाइंट है, वही आपको गाइड करता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे भी दूसरे लोग और तरीके से चलते हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं अपने कस्टमर से फीडबैक लाजमी लेती हूँ। अच्छा। फीडबैक से मुझे ये अच्छा लगता है कि मुझे पता चलता है कि मैंने आज ये मिस्टेक की है तो नेक्स्ट मैं मिस्टेक नहीं करूँगी। और सबसे मुश्किल तरीन बिजनेस में फीडबैक ही लेना है। एग्जैक्टली और अच्छा फीडबैक भी लेना, और अगर आपको कोई बैड फीडबैक भी लेना, अच्छा भी लेना है तो उसको भी और उस चीज को एक्सेप्ट करना। एग्जैक्टली। और फिर नेक्स्ट आप जब वो चीज़ ट्राई करोगे ना, कोई भी हो, कोई भी आप चीज़ ट्राई करोगे इंशाल्लाह ताला उससे बहुत बेहतर आगे जाती है। फिर इसी तरह लर्निंग करके इंसान आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। आप अपनी ये कि अपनी गलतियों पे कभी पर्दा ना डालें, कि अगर आप गलत हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अच्छा, सर्दियों की सौगातों के हवाले से आप बात करते हैं, क्या क्या ख्वाबों में आपके मेन्यू में शामिल हो चुका है सर्दियों के ऊपर जो डिपेंड कर रहा है? आजकल जो ऐड हुआ है फिश है, मेन चीज फिश आ जाती है। लाहौरी फिश आपको पता है लोग बहुत पसंद करते हैं हमारे यहाँ लाहौरी, और वो भी करारी और स्पाइसी हो। फ्राई फिश आ जाती है, तवा फिश आ जाती है, उसके ऑर्डर्स काफ़ी आते हैं। लोग फ्रोजन फिश ले लेते हैं। अच्छा। जी बिल्कुल केजीज के हिसाब से फिश लेते हैं हम, उसको मसाला लगाकर फ्रीज करके दे देते हैं। कस्टमर को जितनी चाहिए वो हम डिलीवर कर देते हैं केजी के हिसाब से। और फिर इसके बाद हरीसा आ जाता है, मटन हरीसा, बीफ हरीसा, चिकन में भी कस्टमर लाइक करता है। और सबसे मेन चीज़ आ जाती है पंजीरी, अलसी के लड्डू आ जाते हैं, तिलों के लड्डू आ जाते हैं। ये एनर्जेटिक है। ये लेडीज के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप एक चम्मच भी पंजीरी या फिर अलसी के लड्डू हाफ भी लेना, आप यकीन करें सुबह के नाश्ते में आप सिर्फ यही यूज़ कर लें। एक चम्मच आप पंजीरी ले और साथ में चाय पी लें, आप यकीन करें आपको 1 बजे तक भूख नहीं लगेगी। इतनी एनर्जेटिक होती है और ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक होती है कि आप जी बिल्कुल। और प्लस फिर तिलों के लड्डू आ जाते हैं सर्दियों में, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। अलसी के लड्डू आ जाते हैं, ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, जवान बूढ़े जितने भी हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। इससे ये कि आपकी बॉडी वार्म होती है। और तो ये सारी चीजें खुद बनाती है? जी बिल्कुल खुद बनाते हैं, होममेड बनती है। खुद हम लोग घर के स्पाइस यूज करते हैं, घर में ही बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सेल भी होते हैं और आउट ऑफ सिटी तक जाते हैं हमारे ये। अच्छा। अब ये माशाल्लाह से सीजन आ चुका है पंजीरी, माशाल्लाह से हमारी इतनी ज्यादा सेल होगी, इतनी ज्यादा भी हमने इतनी मनों के हिसाब से पंजीरी बनाई है। और जैसे सर्दियों की सौगात साग और मकई की रोटी, ये तो कॉमन ही है। ये तो बहुत ज्यादा सेल होते हैं। डेली बेस के मेन्यू में हमारा साग और मकई की रोटी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, ये जो आप आज लेकर आई हैं ये एक मेरे ख्याल से फिश, जी ये ग्रिल फिश है। नहीं, ये ग्रिल फिश है, साथ में सिनेमन राइस है इसके। अच्छा। फिश को ग्रिल किया गया क्योंकि ये जायका एट होम स्पेशल रेसिपी है। और साथ में इसके अनियन फ्राई करके डाला गया है। और जब ये खाएंगे तो इसमें हर चीज़ का स्पाइस आएगा। और ग्रीन चिली इसमें ऐड की है कि स्पाइस लेवल अगर किसी को कम लगता है तो वो ग्रीन चिली के साथ भी खा सकता है। और इसके साथ इसकी चटनी भी है, इमली की चटनी हम लाए हैं। और फिर ये चिकन मंदी आ जाती है, सेकंड जो है चिकन मंदी आ जाती है और ग्रिल की हुई है। ये हमारी जायका एट होम की स्पेशल चिकन मंदी और ग्रिल फिश है। ये हमारी अभी ग्रिल की हुई, और आपने जो मंदी में जो चिकन यूज हो रहा है वो भी हम लोग डिफरेंट रेसिपीज खुद ही निकालते हैं। अच्छा। हमारी अपनी रेसिपी होती है और वही हम आगे कस्टमर को डेवलप करते हैं, बताते हैं कस्टमर को। क्या बात है। हम किसी की चीट नहीं करते, हमारी अपनी रेसिपी होती है। हाँ मतलब वो आप लोग खुद पहले और फिर कस्टमर लाइक भी करता है, पसंद भी करता है इन चीजों को। आपकी जो स्पेशलिटी है वो पाकिस्तानी देसी खाने हैं। स्पेशलिटी ज्यादा कस्टमर यही पसंद करते हैं और यही है। बाकी दूसरे भी बनाते हैं ऑन डिमांड कस्टमर। अच्छा, डिमांड अगर आ जाती है तो वो चाइनीज और कॉन्टिनेंटल में भी बना लेती हैं। मैंने सुना है आप देगे भी अकेली तैयार कर लेती हैं। ये इसके पीछे क्या कहानी है? मतलब इतनी बड़ी देग आप अकेली औरत जो इसके है पीछे वो बस कुछ ना पूछे, क्या 12 बाई 12 की देग माशाल्लाह बहुत बड़ी होती है। वो कैसे, मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? बता दूं सब कुछ सब कुछ बता दें यार। बस वही कहते हैं ना, बैड एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है। अच्छा। मैंने जनाब, अब शेफ जाहिर सी बात है अकेली औरत तो नहीं काम कर सकती, टीम रखी है, शेफ रखी है। एक दफा ऐसा हुआ कि जनाब शेफ छोड़कर चला गया और उस वक्त मेरे लिए बड़ा मसला था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर खुद पकाना शुरू किया। वैसे तो मैंने कैटरिंग का काम सीखा है
लेकिन मैंने देखकर सीखा है, मैंने खुद बनाना नहीं शुरू किया। मैंने 10 किलो की थी देग, ऑर्डर था, जाना था, तो वो मैंने बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल परफेक्ट बन गई। आज से 4 साल पहले की बात है। फिर इसके बाद आहिस्ता 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 खुद देगे बनाना शुरू की, देखी जी बिल्कुल। अब हर किस्म की देग, 12 बाई देग मैं बनाती हूँ, अकेली देग बनाती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि मुझे खुद पे भी हैरत होती है कि यार आई हैव डन इट, क्या बात मुझे ये है। खुद पे यकीन नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अब की आप तरफ खुद से ही तैयार खुद ही मैं करके अब ये है कि कस्टमर जो है उनको पता चल जाता है कि ये मेल ने बनाई है, ये फीमेल ने बनाई है। होममेड देग लोग इतनी पसंद करते हैं क्योंकि हम होममेड स्पाइस डालते हैं। आपको पता है बाहर की देगी सूखी देगी होती है, उसमें कोई स्पाइस भी नहीं होता, स्पाइस लेवल। लेडीज का दिल धड़क खुला होता है। वो देखो घर में भी काम कर रहे थे ना, वो कहते हैं ये भी चीज़ कर दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, फिर क्या हुआ। तो इस वजह से मैं ज़रा ऐसे ही बनाती हूँ जैसे आप घर में बना रहे हैं, और घर की देग घर में ही चली गई है। क्या बात है। और जब दूसरा थर्ड पर्सन भी खाता है तो वो यही कहते हैं कि यार कार दी है। अच्छा, और दूसरा कस्टमर्स को भी ये अंदाजा हो जाता है कि ये किसने बनाई है, ये रुखसाना ने बनाई है, रुखसाना के हाथ का टेस्ट है या किसी और ने बनाई है, ये भी होता है। बिल्कुल डेफिनेट होता है, इसलिए मैं ही बनाती हूँ, देग्स वगैरह मैं ही बनाती हूँ। अब तो कस्टमर्स को भी आदत हो चुकी है, मिस ये आपने बनाई है या और किसी ने बनाई है, पता चल जाता है कस्टमर्स को भी। तो केटरिंग का भी आपने फूड केटरिंग का भी काम शुरू कर दिया, तो उसके कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं उसके आपको? हमारे माशाल्लाह से आजकल तो सीजन है। और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं। फैमिली गैदरिंग है, फैमिली में जैसे घर में कोई पार्टीज वगैरह होती है ना, 20-25 लोगों की गैदरिंग होती है, उसके हम लोग ऑर्डर्स ले लेते हैं। कमेटी पार्टी होती है, अच्छा। छोटी छोटी गैदरिंग जैसे आप लोग कोई गैदरिंग करते हैं इस तरह की, और इसके अलावा फंक्शंस वगैरह होते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, उस लोगों के सबके हम ऑर्डर्स लेते हैं। और वो ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, शुक्र अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रुखसाना, आपके घर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जाता है? रुखसाना के हाथ की कौन सी डिश पसंद की जाती है? लजानिया बच्चे मेरे बहुत पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड भी लजानिया बहुत पसंद करते हैं। और बाकी जो अम्मी वगैरह है वो तो पाकिस्तानी डिशेस ज़्यादा पसंद करते हैं, देसी फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। देसी फूड में क्या ज़्यादा, मतलब आपको खुद पर्सनली अपने हाथ की कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? मुझे लजानिया ही ज्यादा पसंद है, अपने घर का। फैमिली को भी और आपको भी लजानिया ही पसंद है। लजानिया ज्यादा पसंद है, और बाकी मुझे अपनी हर चीज पसंद आ जाती है। जो अच्छी बनती है, जो अच्छी नहीं बनती है वो मुझे पसंद नहीं आती है। लेकिन मतलब वो नहीं है, चॉइस नहीं है। शेफ जो होते हैं ना उनकी कोई चॉइस नहीं होती। मतलब सारी चीजें ही इतनी अच्छी होती है कि उनको ना सर्चिंग का बड़ा होता है कि यार ये चीज सर्च की जाए, ये चीज बनाई जाए। अच्छा, ये ग्रिल फिश बनाई है, अब माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। मतलब ये फर्स्ट टाइम 2-3 दफा नहीं 2-3 दफा जा चुकी है, 2-3 दफा जाके कस्टमर का बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो अब मेरी ये फेवरेट डिश हो गई है। मतलब मेरा कोई वो नहीं है कि मेरी यही फेवरेट डिश है, चेंज होता रहता है कि ये फेवरेट डिश है। लेकिन कोई नई जब रेसिपी रुखसाना आप ट्राई करती हैं तो वो ऐसा नहीं है कि पहली दफा में बहुत परफेक्ट बन जाता हो, या ऐसा भी होता है कभी कभी? अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा में ही परफेक्ट बनती है। वाह जी वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर ये फिर वो लोग होते हैं जिनको माहिर होते हैं अपनी चीज़ के, कि उन्हें पता है कि हमने इतने स्पाइसेस डालने हैं, इतनी चीज़ें डालनी है, तो वो एंड पे जो उसका एंड रिजल्ट होता है वो फिर परफेक्ट ही निकलता है जैसे हमें चाहिए होता है। तो जनाब शेफ रुखसाना तबस्सुम हमारे साथ मौजूद थी। मज़े मज़े की खानों के हवाले से हमने बात की है, सर्दियों में किस तरह के ऑर्डर्स उन्हें आ रहे हैं और आप घर पर क्या क्या चीज़ें बना सकते हो उस पर बात की है। रुखसाना बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और जनाब मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।